दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है कैटल लिफ्टर्स एट लार्ज इन दाबोरा। अब हम जिस शिकार पर गए हुए थे, इस शिकार पर बुरा भाग्य, बदनसीबी हमारा पीछा कर रही थी। हालांकि जहां पर हम कैंपिंग कर रहे थे वो भारत की सर्वश्रेष्ठ कैंपिंग साइट्स जो कि शिकार के लिए होती हैं उनमें से एक थी। यहाँ पर शिकार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। हर तरह का शिकार था, शाकाहारी जानवरों का, और उसको खाने के लिए प्रचुर मात्रा में मांसाहारी जानवर। हम उस इलाके में थे जिसे आज आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर जो जानवर उपलब्ध थे वो बहुत सारे थे, लेकिन सबकी चाहत तो एक ही होती है, और वो होती है टाइगर। और टाइगर था कि हमें छका रहा था। हम डाल डाल तो टाइगर पात पात। हमें वो दिख भी नहीं रहा था, झलक भी नहीं दिखला रहा था, और हम जितनी बेट्स बांध रहे थे टाइगर को मारने के लिए उन्हें छू भी नहीं रहा था। हमारे स्काउट्स जंगल में घूम रहे थे, पग मार्क तो मिल रहे थे, लेकिन नहीं मिल रहा था टाइगर। अब हमारे जो शिकार के परमिट्स थे वो कुछ ही दिन में ख़त्म होने वाले थे, लेकिन किस्मत थी कि उसने एक उम्मीद की किरण जगाई। हमारा एक स्काउट, एक लोकल शिकारी जो कि हमें खबर लाके देता था डेली, आज खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया और बोला एक जंगली सुअर को मारा है टाइगर ने। मैं जल्दी जल्दी भागा उस तरफ। मेरे साथ एक मेहमान भी थे, और जल्दी जल्दी 10 फीट की ऊंचाई पर एक मचान बंधवाया। वो पेड़ थोड़ा झुका हुआ था। अब जिस पेड़ पर हमने मचान बनाया वो सूटेबल तो नहीं था, मचान के लिए सुरक्षित भी नहीं था, लेकिन मजबूरी, वहां पर दूसरा कोई ऐसा पेड़ था ही नहीं जो शिकार को देखे, जिस पर बैठ के हम मचान बनाएं और हमें वो जगह नजर आ जाए जहां पर मारा हुआ है टाइगर ने जंगली सुअर। तो मरता क्या ना करता, वही मचान बनाया। अब क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे टाइगर को मारने के लिए, इसलिए मैंने इंतज़ार नहीं किया कि मैं थोड़ी सी भी देर लगाऊं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले कई बार हुआ था कि जब मैं दोपहर बाद मचान पर बैठा तो टाइगर आया ही नहीं, क्योंकि वो कहीं से हमें देख लेता था। तो आज मैंने सोचा सुरक्षित टाइम पर पहले से बैठ जाओ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब दोपहर ने शाम को आने का रास्ता दिया, यानी कि स्वागत किया संध्या का। तब तक तो कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जैसे ही रात आने लगी घुमड़ आए काले घने बादल। बारिश आने वाली थी, और बारिश नहीं, घनघोर बारिश। तारों की रोशनी की भी कोई उम्मीद अब रह नहीं गई थी, क्योंकि आसमान में थे बादल। अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग जो मचान पर बैठे थे आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। नीचे शिकार को क्या देखेंगे, रोशनी के किरण के बारे में क्या सोचें। हमें तो उम्मीद की किरण भी नहीं थी कि रोशनी की किरण आएगी। अक्सर मैंने टाइगर्स का शिकार जो किया है वो तारों की रोशनी में किया है, और इसलिए मैं टॉर्च लेकर नहीं आया था। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मैंने ऐसा किया तो क्यों। अब जैसी कि उम्मीद थी टाइगर आ गया, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी आवाज़ के। हमें मालूम कैसे चला? मालूम हमें ऐसा चला कि जब हड्डियों के चटकने की आवाज़ आने लगी और अपने कार्नेसियस दांत से वो मांस के टुकड़े कर करके जब वो गटक रहा था उसकी आवाज़ आने लगी। अंधेरा इतना था कि हमें तो अपनी नाक भी नज़र नहीं आ रही थी। बारिश भी हो रही थी, और जहाँ पर शिकार पड़ा था वहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ, झाड़ियाँ टाइप की थीं। अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम लोग असहाय थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। टाइगर हमारे नीचे बैठा था, हम मचान के ऊपर बैठे थे, राइफल हमारे पास थी, लेकिन उसके बावजूद निशाना लगाएं तो कहाँ। टाइगर ने आराम से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, और जैसे कि हमें उम्मीद थी कि वो चला भी जाएगा, हमें मालूम भी नहीं चलेगा, ऐसा ही हुआ। वो चला गया आराम से। हालांकि शुरू में टाइगर ने हड्डियां चटकाने की आवाज़ें निकाली थी, लेकिन उसके बाद वो हड्डियों की आवाज़ निकाल नहीं रहा था। यानी कि हम शब्द भेदी बाण भी नहीं चला सकते थे, यानी कि राइफल से निशाना नहीं ले सकते थे।
अब दिक्कत ये थी कि हम सिर्फ 10 फीट की हाइट पर थे। हम टाइगर को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन टाइगर अगर चाहता या फिर हम कोई आहट कर देते तो वो हमें देख भी पाता और अच्छे से देख भी लेता। अब बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मुझे लग रहा था कि आज का दिन टाइगर का दिन बन जाएगा। हम चुपचाप बैठे रह जाएंगे कि टाइगर चला भी जाएगा। ऐसा क्या किया जाए कि दिन भले ही टाइगर का हो, रात हमारी बन जाए। मैं सोच रहा था कि करूं तो क्या करूं। जब टाइगर के चबाने की आवाज़ आती थी और फिर जब रुक जाती थी तो मेरी हड्डियों तक में करंट लग जाता था, ये सोच के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने हमें देख लिया हो और अब वो सुअर के मांस को छोड़ के हमारे मांस के लिए अपनी जीभ लपलपा रहा हो। क्या पता वो वहीं से हमें घात लगा के देख रहा हो। क्या पता उसने धीरे धीरे हमारी तरफ सरकना भी शुरू कर दिया हो। अब मैं इंतजार कर रहा था उसकी हाड़ कपाने वाली दहाड़ का, जिसे कि वो पेड़ पर छलांग लगाने के पहले निकालेगा जरूर, क्योंकि हम बैठे भी तो बहुत ही छोटे पेड़ पर हैं। अब मैंने सोचा कि इसके पहले कि डर मेरे ऊपर हावी हो जाए, मैंने सोचा एक बार कोशिश करता हूँ टाइगर को निशाना बनाने की। या तो मरेगा या फिर डर के भागेगा। अब मैंने सोचा कि इस टाइगर को डरा कर यहाँ से भगाया जाए, तो मैंने जोर से ताली बजाना शुरू किया, जोर से चिल्लाना शुरू किया। मेरे साथ जो मेहमान थे उन्होंने भी वैसा ही किया। अब उस रात हम बहुत चिल्लाए, बहुत तालियां बजाई। बीच बीच में हड्डियां चटकने की आवाज़ बंद हो जाती थी। अब जब हड्डियां चटकने की आवाज़ बंद हो जाती थी तो पेड़ की पत्तियों पर जो पानी की बूंदें पड़ रही थीं वो सन्नाटे को और ज़्यादा खतरनाक बना देती थी। जब सन्नाटा काफ़ी देर चला तो मैंने सोचा क्यों ना दूर जो हमारा हाथी खड़ा है उसे आवाज़ लगाने की कोशिश की जाए कि आओ और इस ठंड से, इस घबराहट से हमें छुटकारा दिलाओ। अभी मैं अपने दिल की धड़कनें सुन पा रहा था, इतनी शांति थी। लेकिन तभी टाइगर ने मांस को छोटे छोटे टुकड़े करके निगलना शुरू कर दिया। अब फिर हमने जोर से चिल्लाया और हमें लग रहा था कि इस बार तो हमने काम कर ही दिया है। टाइगर पक्का यहाँ से चला गया है, केवल चला नहीं गया है, दूर चला गया है। अब मैंने अपने फेफड़ों का फिर इम्तिहान लिया और जोर से चिल्लाया, एक पंथ दो काज। एक तो टाइगर भाग जाएगा और दूसरा हाथी के महावत तक आवाज़ पहुंच जाएगी और वो हाथी लेकर आ जाएगा। अब की बार जो मैंने चिल्लाया था वहां से बदले में महावत ने भी चिल्ला के जवाब दिया था, यानी कि उस तक हमारी मदद की गुहार पहुंच चुकी थी। अब हमें हाथी के पैरों से लुढ़कने वाले पत्थरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। अब जिस तरफ टाइगर का शिकार पड़ा था उस तरफ मैंने कान लगाने की कोशिश की, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी। यानी टाइगर वहां से चला गया था, जान बची और लाखों पाए, और थोड़ी देर बाद लौट के बुद्धू कैंप को आए, ऐसा होने वाला था। हम मचान से नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बढ़ते हुए हाथी की आवाज़ें, चलने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। अब थोड़ी देर के लिए फिर सिर्फ बारिश थी और जंगल का सन्नाटा। अब हमें हाथी के कदमों की आहट फिर सुनाई देने लगी, लेकिन अब वो कदम हमारी तरफ नहीं आ रहे थे, वापस लौट के जा रहे थे। यानी कि साफ था कि जो हाथी हमें लेने के लिए आ रहा था हमें बिना लिए हुए वापस जा रहा था। अब जहाँ पर हम मचान बनाकर बैठे थे उसे दिन में ही ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रात के अंधेरे में और जब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही हो, ढूंढना शायद महावत के लिए मुश्किल हो रहा था। तो हाथी ने हमें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। जब हम नहीं मिले तो महावत ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे, कर सकते थे तो सिर्फ भोर का इंतजार। लगता है महावत बहुत ज़्यादा परेशानी में था, तभी वो हमें ढूंढ नहीं पाया, वहां से चिल्लाया भी नहीं। टाइगर, जो कि मुझे लग रहा था कि वहां से चला गया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो चला ही गया है। जब तक अंधेरा रहा हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे। उसके बाद जब सुबह हुई तो हमें समझ में आया कि जिस बात से हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे वो था हमारा डर। अब जब सुबह आई तो उसने पाया कि मचान के ऊपर कपकपाते ठिठुरते
दो शिकारी बैठे हैं और इतना नीचे बैठे हैं कि अगर टाइगर इनके ऊपर चार्ज करता तो दोनों को लेके जाता। भले ही हम निशाना लगाने के मास्टर थे, हमारे पास एक्सपीरियंस भी था, लेकिन आज रात जितनी नीचाई पर हम बैठे थे और रात जितनी अंधेरी थी, हम केवल एक बात पर निर्भर थे और वो बात थी टाइगर की दया। और टाइगर दयालु नहीं होता। अब सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन हम थे कि अभी भी वहीं बैठे थे, क्योंकि अभी भी हमें शक था कि टाइगर नीचे कहीं हो सकता है, किसी झाड़ी में जहां उसका शिकार पड़ा है। क्या पता वो हमारा ही इंतजार कर रहा हो। हम इंतजार कर रहे थे कि हाथी आए और हमें ढूंढ ले, लेकिन तभी हमें जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। जीप ने 2-3 बार हॉर्न बजाए थे। ये हमारी ही गाड़ी की आवाज थी। मेरे भाई थे जो कि गाड़ी लेके आ रहे थे और वो ये देखने के लिए आ रहे थे कि हाथी के साथ क्या गड़बड़ हो गई थी, वो हमें क्यों नहीं ढूंढ पाया था और क्या वजह थी कि अभी तक हम कैंप में नहीं पहुंचे हैं। अब जहां पर हम बैठे थे वहां तक जीप आ नहीं सकती थी। वहां तक हम चल के चले जाएं, इतनी हिम्मत हमारे अंदर थी नहीं, क्योंकि अभी भी हमें टाइगर का डर था और वैसे भी रात भर कप कपाते हुए बैठने से पैर भी अकड़ गए थे। तो हम इंतजार कर रहे थे कि हाथी आए और कम से कम हमें जीप तक लेके जाए। लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हमें मचान से नीचे उतरना ही पड़ा, हिम्मत करके चलना ही पड़ा और हमें जीप को ढूंढने में 2 घंटे लग गए। अब दिन का उजाला था, उसके बावजूद हम चक्कर पे चक्कर काट रहे थे। हमें जीप मिल नहीं रही थी। हम समझ गए कि हाथी रात में कैसे काट रहा होगा चक्कर। घने जंगल के अंदर हमें लग रहा था हम खो गए हैं और रात को हमें रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। अभी उम्मीद की कोई किरण नहीं थी कि कैसे पहुंचे जीप तक। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जब हम कैंप की तरफ जा रहे थे तो हम दोनों को, किसी को भी इस बात की निराशा नहीं थी कि टाइगर हमारे हाथ से निकल गया। हमें इस बात की खुशी थी कि हम टाइगर के हाथ से निकल के जा रहे थे। अब डाबोरा में हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जिनकी बहुत सारी ज़मीन, जिस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कब्जा था और जिन्होंने उसे वापस ले लिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। और उस बहुत सारी ज़मीन पर रहते थे बहुत सारे टाइगर। उनके गन्ने के खेत, जहाँ पैदावार होती थी बहुत ही अच्छे गन्ने की, जंगल से चारों तरफ से घिरे हुए थे और एक तरह से वो था हंटिंग ग्राउंड। उनके जितने भी खेत थे और जो उन्होंने अपने मजदूरों के रहने की कॉलोनी बनाई थी या झोपड़ियां बनाई थी, वो सारे के सारे घिरे थे टाइगर लैंड से। हालांकि अभी जो घटना हुई थी, मैं अंदर से बुरी तरह से हिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद टाइगर का अट्रैक्शन ही ऐसा है कि ये दिल मांगे मोर। तो यहाँ से सीधा मैं गया दाबोरा, ताकि दोबारा मुलाकात हो सके टाइगर से। दाबोरा का जंगल बहुत ही घना जंगल होता था। अंग्रेजों ने उसे कटवा दिया था और वहाँ पर इंसानी बस्तियां बसा दी थी। पहले ये आइडियल ग्रेजिंग ग्राउंड था गांव के पशुओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर थे ग्रासलैंड्स भी। कोसी नदी का पानी था, बीच बीच में स्वैम्प्स थे और वहाँ पर थी घास। डियर के लिए स्वर्ग था ये। और जब डियर बहुतायत में हो तो टाइगर के लिए भी स्वर्ग ही था। यहाँ तक कहा जा सकता था कि यहाँ पर जितने भी टाइगर थे, हर टाइगर कैटल लिफ्टर था, यानी पालतू मवेशी तो मारता ही मारता था। अब शिकार करने के लिए दाबोरा मैं पहले भी कई बार आया था। हर बार यहाँ पर मैंने शिकार भी किया था और कुछ ना कुछ नया सीखा था जंगल के बारे में। मुझे एक दिन की बात याद है कि कोसी नदी के किनारे एक जंगल ट्रैक पर अनगिनत टाइगर्स के पगमार्क थे। कैसे थे नहीं मालूम। ये दाबोरा ही था जब मैंने टाइगर के बारे में शुरुआती जानकारी इकट्ठा की थी। यहाँ आकर मैंने सीखा कि मात्र एक फरलॉन्ग की दूरी पर एक टाइगर बड़े आराम से रह सकता है दूसरे टाइगर के साथ। इन्हें अपनी टेरिटरी की चिंता नहीं होती। एक टाइगर वहाँ है, दूसरा यहाँ है। उनकी सेंट मार्किंग और उनके वोकल कम्युनिकेशन से वो एक दूसरे की सीमाओं की इज्जत करते हैं। अब उनके बीच में झगड़ा इसलिए नहीं होता कि किसी को भी जंगली जानवरों के भोजन के बारे में चिंता नहीं है।
क्योंकि पालतू मवेशी इतने ज़्यादा है कि जब जिसको भूख लगती है वो शिकार कर लेता है पालतू मवेशी का। इसलिए इलाके को लेके संघर्ष ज़्यादा होते नहीं हैं। तो दाबोरा के टाइगर्स ने मुझे ये सिखाया कि टेरिटरी को लेके फाइट जंगल के उन टाइगर्स के बीच में होती है जो कि निर्भर होते हैं जंगली जानवरों के शिकार पर। कैटल लिफ्टर्स अपने इलाके को लेके संघर्ष नहीं करते, यानी कि राम राम जपना, पराया माल अपना। एक बार जब हम शिकार करने आए थे इस इलाके में, हमने 14 बेट्स बांधी थी, लाइव बेट्स। 14 की 14 लाइव बेट्स टाइगर द्वारा उठा ली गई थी और हर बार एक नया टाइगर था। 14 टाइगर्स ने 14 भैंस के पाड़े उठाए थे। लेकिन जैसा कि भाग्य होता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, 13 ओकेजन्स पर भाग्य टाइगर के साथ था। एक मौके पर भाग्य हमारे साथ था। एक टाइगर को मार गिराने में हम सफल रहे थे। अभी की बात भी करें तो जो हमारी टीम है उसके एक मेंबर ने एक कैटल लिफ्टर टाइगर को भैंसे के ऊपर कूदते देखा था, जिसे कि हमने लाइव बेट के रूप में बांधा था। पहले तो वह पीठ पर चढ़ा, वहां से पहुंच गया गर्दन पर। अभी टाइगर ने भैंस के पाड़े का मरने का भी इंतजार नहीं किया था और जो उसके घावों से खून रिस रहा था उसे उसने चाटना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई थी हमारी बुलेट। यहाँ पर भी एक सिद्धांत गलत हो गया था, क्योंकि हमेशा माना जाता है कि टाइगर शिकार की गर्दन तोड़ के शिकार करता है। लेकिन यहाँ पर ये पीठ से गर्दन पे सवार हुआ और उसके बाद इसने भैंसे के नथुने दबा लिए, उसका गला घोट के उसे मारा। इसलिए कैटल लिफ्टर टाइगर बाकी टाइगर से हर मायने में अलग होते हैं। अगर देखा जाए तो जो दाबोरा के टाइगर्स थे उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जंगल में कितने जंगली जानवर हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं था। उन्हें पता थी तो केवल एक बात, कि यहाँ पर कितने मवेशी हैं, कितने घूमते हैं, उनमें से एक मुझे पकड़ना है। तो टाइगर्स की ये ब्रीड दूसरे टाइगर से बहुत ज़्यादा अलग थी। अब टाइगर्स के द्वारा पशुओं को उठाने की कंडीशन कितनी ज़्यादा भयानक थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमने गांव वालों से लाइव बेट्स के लिए भैंसे खरीदने चाहे, किसी के पास एक्स्ट्रा थे ही नहीं। बोले दे कहाँ से, टाइगर मार देता है उन्हें। अब जो पालतू मवेशियों के झुंड थे वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। अब जो बचे खुचे थे गांव वाले उनकी सुरक्षा पूरी जान से करते थे। यहाँ तक कि कोसी नदी के किनारे ग्रासलैंड्स में उन्होंने अपने जानवरों को ले जाना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी उनके हालात में कुछ सुधार हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो टाइगर थे। कैटल लिफ्टर टाइगर कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होते हैं। मनुष्य की उपस्थिति उन्हें परेशान नहीं करती। जब वो कोसी नदी के किनारे अपने जानवरों को लेकर नहीं जाते थे तो टाइगर खुद गांव के पास आ जाता था। अब जब टाइगर गांव से भगदड़ मचा के किसी जानवर को उठा के ले जाता था तो गांव वाले कुछ कर नहीं पाते थे। करते कहाँ से, और बिना हथियार के उनके पास हिम्मत भी नहीं थी। गांव वाले डर के मारे अपने आप को घरों में बंद कर लेते थे। तो कैटल लिफ्टर टाइगर को खुली छूट मिल जाती थी कि आओ, जब चाहो जिस झुंड में से जो चाहो चुनो और ले जाओ। अब गांव वाले कंप्लेंट कर रहे थे कि टाइगर इतने बोल्ड हो गए हैं कि जब हम अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए कांटों की बाड़ लगाते हैं, वो उसके अंदर घुस के भी पशु को उठा के ले जाते हैं। और जैसे जैसे उन्हें सफलता मिलती जाती है उनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब हर एक दिन छोड़ के कोई ना कोई टाइगर आता है, किसी ना किसी का मवेशी ले जाता है। हमारी टीम ने बहुत बार टाइगर को मारने की कोशिश की, लेकिन ये टाइगर इतने चालाक थे कि टीम के हत्थे नहीं चढ़े। हर बार ये हुआ कि हमारी जो लाइव बेट थी, शिकारी के देखते देखते टाइगर खींच के ले गया। तो जब जब मैंने लाइव बेट खरीदने की कोशिश की, चरवाहे मेरे पास आए, लेकिन यही संदेशा लेके कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा भैंसा है नहीं जो वो हमें दे दे और जिसे हम लाइव बेट के रूप में बांध सके। अब इन लोगों की कहानी सुनने के बाद मेरी टीम का एक आदमी, जिसने की सारी बातें सुनी थी, मेरे पास आया। उसके पास एक आइडिया था। आइडिया एवरेज था, उतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उस बारे में मुझे विचार करना पड़ा जब टाइगर गांव में आके फिर
ले गया एक मवेशी को। गांव के थोड़ा बाहर अगर जानवरों का झुंड निकला, टाइगर इंतजार करता था। एक मवेशी थोड़ा सा साइड में हटे, चरवाहे आपस में बातें कर रहे होते थे। टाइगर रफू चक्कर मवेशी को लेकर। उस आदमी का आइडिया यह था कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि वो टाइगर खुद चल के आ जाए बंदूक के सामने। उसने कहा क्यों ना एक झाड़ी के अंदर गाय के गले की घंटी बांधी जाए और एक धागे से वो बंधी हो जिसका सिरा हो शिकारी की उंगली पे। वो उंगली हिलाए, इधर एक घंटी हिले, बच जाए और टाइगर का काम तमाम। उस आइडिया देने वाले का ये कहना था कि जो घंटी की आवाज़ है वो टाइगर को ये इंप्रेशन देगी कि कोई भैंस या गाय झाड़ी के अंदर चर रही है। तो मेरे साथी ने इतनी कल्पना कर ली थी, परिकल्पना कर ली थी, इतना आगे का सोच लिया था और मुझे तो लग रहा था कि ये प्लान काम ही नहीं करेगा। अब उन लोगों ने घंटी मंगा ली। काफ़ी पहले दोपहर में ही उसे झाड़ी में टांग दिया, रस्सी बांध दी। 15 मीटर दूर मचान पर शिकारी बैठा था, रस्सी का छोर उसके हाथ में था। अब दोपहर से ही उस शिकारी ने घंटी को धीरे धीरे बजाना शुरू किया, जैसे कि गाय आराम से धीरे धीरे चढ़ती है। लेकिन जब शाम ढली तो अचानक से लेंटाना की झाड़ियां हिली। बैल पहले धीरे धीरे बजी, फिर जोर से, फिर तो झाड़ी के अंदर भूचाल ही आ गया था। जहां घंटी थी उसके बगल में भी हलचल हो रही थी। वो शिकारी समझ गया था कि टाइगर आ चुका है। अब वो ढूंढ रहा है उस गाय को जो कि बजा रही थी घंटी। अब उस शिकारी ने अपने धागे को भी हिलाना शुरू कर दिया। बीच बीच में घंटी अपने आप बज जा रही थी। टाइगर था, परेशान था, हैरान था कि 001 तेरी बहन को नमन। ये घंटी तो बज रही है, जानवर कहाँ है। अब थोड़ी देर बाद मेरे शिकारी को टाइगर नजर आ गया उन झाड़ियों में। अब जो कैटल लिफ्टर टाइगर होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो जाते हैं क्योंकि उनका सामना होता है इंसान की चालाकी से। तभी अचानक शिकारी ने जो पतली सी डोर अपने हाथों में पकड़ी थी, जिसके थ्रू वो उस घंटी को अपने मचान पर बैठ के बजा रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने झटके के साथ वो डोर उसके हाथ से खींच ली। और ऐसा भी लगा कि शायद वो घंटी जिससे कि वो डोर बंधी हुई थी उसे उछाल दिया गया है हवा में। अब इसके बाद पिछली जो दहाड़ आई थी उससे भी जबरदस्त दहाड़ आई और उसके बाद शिकारी को एहसास हो गया कि टाइगर यहां से चला गया है। अब हुआ यह था कि घंटी की आवाज को सुन के टाइगर वहां पर आया था और वो उस गाय को शिकार बनाना चाहता था जिसके गले में बजी हुई घंटी बज रही थी। लेकिन जब वो झाड़ी के अंदर पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ तो कुछ खेला चल रहा है, तो वो अपने आपे से बाहर हो गया था। तो जैसे ही वो घंटी और उसमें बंधा हुआ धागा देखा टाइगर ने, उसे ये भांपते देर नहीं लगी कि मचान के ऊपर कोई बैठा है। जोरदार दहाड़ मारी, घंटी को हवा में उछाला, शिकारी के हाथ से धागा खिंच गया और उसके बाद एक दहाड़ और मार के जैसे कि अपने जाने का ऐलान कर रहा हो वो टाइगर चला गया। टाइगर कब आया, कब धागे को खींचा, कब दहाड़ मार के चला गया, शिकारी उतनी देर में अपनी टॉर्च भी नहीं जला पाया। और जब टॉर्च जलाई तो वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि ताऊ जी जा चुके थे। लेकिन हम वापस उस जगह पे आते हैं जहां पर पिछली रात हमारे साथ मिस एडवेंचर हुआ था। बारिश से भीगी हुई रात थी। अब दाबोरा में जब हम पहुंचे थे, चाय वगैरह पी रहे थे उन बूढ़े जेंटलमैन के वरांडे में, तभी गांव के कई लोग वहां पर मिलने के लिए आए। अब जो लोग मिलने के लिए आए थे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस ग्रुप में जो महिलाएं थीं वो बिना किसी हिचक के सुबक रही थीं। उनके जो आदमी थे उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। अब धीरे धीरे उन महिलाओं का सुबकना जोर जोर से चिल्ला के विलाप करने में बदल गया था। हमारे जो होस्ट थे उन्हें काफ़ी टाइम लगा उन महिलाओं को चुप कराने में और उन्होंने बोला कुछ बताओगे तभी तो मालूम चलेगा। समस्या ये थी कि कुछ महंगी महंगी भैंसें खरीदी थी उन लोगों ने और कुछ बछड़े। उन सबको मार गया वो टाइगर। वो सारे के सारे कैटल लिफ्टर टाइगर और जंगल किलर टाइगर खुलेआम घूम रहे थे, जब मर्जी तब अपना वार कर रहे थे।
अब इन गन्ने के खेतों के पास में जो जंगल है वहां पर टाइगर प्रचुर मात्रा में है। कभी ना कभी वो जंगली सुअरों का पीछा करते हुए आए और देखा कि यहाँ तो छिपने की भी जगह है, भोजन भी पर्याप्त मात्रा में है, तो कहीं और क्यों जाना। तो वो बस गए यहीं पर। यहाँ तक कि जंगली सुअरों ने जब देखा कि यहाँ तो बहुत सारे टाइगर आ गए हैं, तो उन्होंने कहा, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के, जरा बच के, यह तराई मेरी जान। वो खुद निकल गए कहीं और कि अब ये ताऊ जी जीने नहीं देंगे। लेकिन ताऊ जी थे, यानी कि टाइगर, कि हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सोचा जंगली सुअर ना सही, ये जो भैंसे हैं इन्हें मारना भी आसान है, खाना भी, और भोजन भी ज़्यादा मिलता है। वो यहीं बस के रह गए। और समय समय पर जब जंगलों की कटाई हो रही थी, जो भी टाइगर जंगल से भागता था यहीं आ जाता था। भोजन, छिपने की जगह, सब कुछ तो था यहाँ पर। अब अगर गांव वालों की मानी जाए तो उनके हिसाब से 1 दर्जन से ज़्यादा टाइगर यहाँ पर थे। अब जब हमारे आदमी सामान लेके आए तो उन्हें भेज दिया गया लाइव बेड बांधने के लिए जंगल में। और इस काम में गांव वालों ने भी उनकी बहुत मदद की। एक मचान एक ऊंचे पेड़ पर बांधा गया जिसके कि पास में बांधी गई थी बेट, और दूसरा मचान उस जगह पर बांधा गया जहां से आता था जंगल ट्रेल, यानी कि वो पगडंडी जो कि बन जाती है जंगली जानवरों के चलने से। ये जंगल ट्रेल मशहूर था कि इससे कैटल लिफ्टर टाइगर यहाँ से वहाँ आते जाते हैं। हमने हाथी लिया, मेरे मेहमान को हाथी पर बैठाया, मैं भी बैठा हाथी पर। पहले उनको उस ऊंचे मचान पर छोड़ा जिसके नीचे बांधी गई थी बेट, और उसके बाद दूसरे मचान की तरफ मैं चल पड़ा बैठने के लिए, जो कि था जंगल ट्रेल के किनारे। अब जिस तरह से कैटल लिफ्टर टाइगर यहाँ पर मौजूद थे, गांव वालों के अनुसार 12 से भी ज़्यादा, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि जिस ऊंचे मचान पर हमारे मेहमान बैठे थे, आज रात उनके हाथ लग जाएगा एक टाइगर, क्योंकि नीचे थी लाइव बेट, यानी कि एक मवेशी, और मवेशी मारना बहुत ज़्यादा पसंद था उन टाइगर्स को। अब जो हमारे मेहमान थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें एक बेहतर जगह दी गई थी, बेहतर चांस दिया गया था टाइगर को मारने के लिए। अब मैंने हाथी को वापस भेज दिया अपने अपने मचान पर। हम लोग सुरक्षित जगह लेके बैठ गए। इंतजार था तो टाइगर का। सांझ ढली, रात आई, रात में आए तारे और हल्की हल्की रोशनी तारों की। आसमान की तरफ देखो तो जंगल जगमगा रहा था, लेकिन नीचे अंधेरे में था सन्नाटा। अब चिड़ियों ने चहचहाट बंद कर दी थी। रात में था अजीब सा सन्नाटा, जैसे कि वो सन्नाटा आने वाली दहशत के बारे में आगाह कर रहा हो। आधा घंटा बीत गया था। अचानक मुझे राइफल के धमाके की आवाज़ सुनाई दी उस तरफ से जहाँ पर मचान था हमारे मेहमान का। अब उस जबरदस्त राइफल का जबरदस्त धमाका इतना खतरनाक था कि वापस एको होके हमारी तरफ ही लौट आया, सामने वाली पहाड़ियों से। उसके बाद किसी तरह की कोई भी दूसरी आवाज़ नहीं आई। अब मैं पूरी तरह से अलर्ट होके बैठा था। अपनी आंखों को मैंने अंधेरे के अंदर चौकन्ना रखा था। अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी अपनी आंखों पर, इतनी कि मुझे आंखों में तनाव महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ था कि दिख ही नहीं रहा था। हल्की हल्की मध्यम मध्यम चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी हमारे मेहमान के मचान की तरफ से, और मैं अपने मन ही मन में बात कर रहा था, आज तो मेहमान जी को लग गया हाथ टाइगर। अब हमने आवाज़ लगाई महावत को, जिसने कि राइफल की आवाज़ सुन ली थी कि खेल खत्म, पैसा हजम, आ जाओ लेकर हाथी को, चलेंगे हम। थोड़ी देर बाद हाथी के हल्के हल्के पैरों की, सावधानी से चलते हुए पैरों की आवाज़ मेरे पास तक आने लगी। अब हाथी मेरे पास आया, मैं हौदे में बैठा। झाड़ियों के बीच से बिना आवाज़ किए हाथी इतनी सावधानी से चल रहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा था। हमारे कानों में उत्सव, हंसने, खुशी मनाने की आवाज़ें आ रही थी जब हमारा हाथी अभी पहुंचने वाला था मेहमान जी के मचान के पास। मेरा उत्साह, मेरी उम्मीदें परवान चढ़ रही थीं, इतनी ज़्यादा कि मैं हाथी के ऊपर से ही चिल्ला के पूछना चाहता था कि क्या हुआ। लेकिन तभी मेरे पीछे हौदे में जो बैठे थे महाशय, उन्होंने अपनी कोहनी धीरे से मुझे गड़ाई, और जो कुछ मैंने देखा देखने लायक था। तारों की झिलमिल रोशनी में
मेरे पीछे वाले व्यक्ति ने मुझे इशारा किया कि मुड़ के देखो। मैंने मुड़ के देखा। रात के अंधेरे में एक काला साया हमारा पीछा कर रहा था। ऐसा उस व्यक्ति को लगा था कि काला साया पीछे आ रहा है। मैंने मुड़ के देखा, अपनी आंखों पर पूरा जोर डाला, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने उस व्यक्ति का मजाक बनाया कि तुम्हारे दिमाग में दहशत आ गई है, इसलिए हर जगह तुम्हें काले साए नजर आ रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं महावत के साथ हंसी मजाक में बिजी था कि मेरे पीछे वाले आदमी ने फिर से मेरे कंधे को छू के मुझे कुछ इशारा किया। धीरे से फुसफुसा के बोला, उसकी आवाज़ में डर साफ नजर आ रहा था। उसे साफ बोला कि मैंने साफ साफ देख लिया है कि पीछे कुछ चल रहा है, और जो चल रहा है बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन मैंने सोचा कि इनके दिमाग में तो दहशत भरी हुई है। मैं महावत से बोल रहा था कि जल्दी चलो, जहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है हमें वहाँ पर पहुँच के उत्सव मनाना है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जो साया मेरे पीछे वाले साथी को नज़र आ रहा है, हो सकता है स्पॉटेड डियर, यानी कि चीतल हो या फिर हो बार्किंग डियर। तो क्यों ना उसे गोली मार दी जाए, और जहाँ पर उत्सव चल रहा है वहाँ इसे ले चलें। गांव वालों के साथ जब बड़ा उत्सव मनेगा तो इसको भून के खाएंगे। अब मैंने अपने पीछे वाले आदमी से कहा, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि वहाँ पर कोई जानवर है? क्योंकि पूरी कोशिशें करने के बावजूद मैं उस जानवर को देख नहीं पा रहा हूँ। जब उसने हाँ में सिर हिलाया तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना उस जगह पर गोली मार दी जाए। अब मैंने अपनी .475 से निशाना लगाया, ट्रिगर पर उंगली रखी, उस आदमी को इशारा किया कि मारो टॉर्च उस जगह पर जहाँ तुम्हें लगता है कि कुछ है। अब जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, टॉर्च की रोशनी पड़ी, वहाँ पर कुछ बड़ा था। वो जो आंखें चमक रही थीं उनके बीच में गैप ज़्यादा था। मैंने जैसे ही राइफल का ट्रिगर दबाया, अचानक से वो आंखें गायब हो गई। अब ना तो झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ आई, ना ही भागने की आवाज़ आई, और जिस हिसाब से वो बड़ा जानवर था ऐसी आवाज़ तो आनी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा राइफल का शॉट मिस हो गया है। तभी तो भागने की आवाज़ नहीं आई, लुढ़कने की भी आवाज़ नहीं आई। लेकिन वो जो ठहाके लग रहे थे उस दूसरे मचान में, यानी कि मेहमान जी के मचान में, बंदूक राइफल के धमाके के बाद वो सारे ठहाके रुक गए। अब वहां से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने महावत से कहा कि जल्दी चलो, हाथी को दौड़ाओ मेहमान के मचान की तरफ। अब वहां पर कुछ गांव वाले जमा थे और हमारे मेहमान थे। हम कुछ सवाल पूछे उसके पहले उन्होंने दाग दिया सवाल हम पर। क्या हुआ, क्यों चलाई गोली? मैंने बोला कि मेरे पीछे जो हौदे में सज्जन बैठे हैं इनके दिमाग में अजीब व गरीब फितूर आते हैं। इन्हें लग रहा था कि कोई बड़ा सा जानवर हमारा पीछा कर रहा है, तो मैंने तुक्का मार के गोली चला दी। उसके बाद वो गांव वालों ने इशारा किया। एक बड़ा सा मरा हुआ टाइगर पड़ा था भैंस के पाड़े के गर्दन के ऊपर। वो बता रहे थे कि उन्हें छुटकारा मिल गया एक कैटल लिफ्टर से। अब वो मिस्टर गेस्ट यानी कि मेहमान जी किस्सा बताने लगे कि यह टाइगर आया, भैंस के पाड़े की गर्दन पर चढ़ा, उसको मार दिया, फिर उसका खून पीने में व्यस्त था, तब मैंने उसे गोली मार दी, वहीं लुढ़क गया। अब ये बात थोड़ी अतिशयोक्ति वाली लग रही थी क्योंकि टाइगर कभी खून नहीं पीता, ये बात मुझे अच्छे से मालूम थी। और गांव वालों ने बताया कि उसका जबड़ा खुला था, वो उसकी जुगुलर वेन को तोड़ चुका था। खुले मुंह से टाइगर खून क्या ही पिएगा। लेकिन आने वाले भविष्य में जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया तब मुझे मालूम चला कि जो कहा जाता है कि पैंथर लेपर्ड अपने शिकार की गर्दन से पहले खून चाटते हैं, ऐसा टाइगर नहीं करते, लेकिन कैटल लिफ्टर टाइगर ऐसा करते हैं। यानी कि वो मेहमान ने जो बात बताई थी गलत नहीं थी। अब जो हमारे मेहमान ने बड़ा सा टाइगर मारा था, मैं उसे देखने में, उसके बारे में बातें करने में बिजी हो गया। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा हाथी के हौदे पर बैठ के मैंने भी एक शॉट मारा था। मुझे उसके बारे में भी तहकीकात करनी चाहिए थी। हम इस बात में बिजी हो गए कि कैसे इस बड़े टाइगर को हमारे होस्ट के बंगले में ले जाया जाए और वहाँ मनाया जाए जश्न। क्योंकि उसके बाद हमें बंगले पर डिनर भी करना था और ले रही थी अच्छी खासी नींद। सुबह सुबह हाथी पर बैठ के मैं जंगल की तरफ निकला। जंगली मुर्गे जोर जोर से आवाज कर रहे थे। अब जब एक जगह पर पहुंचा तो मुझे सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं तो यहाँ पर आया हूँ। फिर मुझे याद आया कि ये तो वही जगह है जहाँ पर बिना देखे तुक्के में मैंने शॉट मार दिया था। अब वहाँ पर उतर के मैंने ज़मीन पर निशान ढूंढने शुरू किए।
थोड़ा आगे मुझे लगा कि कोई जानवर अपने आप को घसीट के ले गया है। तो जगह जगह पत्ते दबे हुए थे। अब मुझे लगने लगा था मेरे पीछे जो आदमी बैठा था वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं था, वो पूरी तरह से अलर्ट था। उसे सही में कुछ देखा था और जहां पर मैंने निशाना मारा था वो निशाना चूका नहीं था, क्योंकि अब मिल रहे थे खून के निशान, बहुत सारे खून के निशान। आगे लेंटारा की झाड़ियों के अंदर जब मैं गया और जो मैंने देखा उसे देख के मैं चकित रह गया। एक बड़ी सी टाइग्रेस मरी हुई पड़ी हुई थी उन झाड़ियों में। बुलेट टाइग्रेस की छाती में घुस गई थी, आर पार निकल गई थी। वो तो टाइग्रेस इतनी बड़ी थी, इतनी शक्तिशाली थी कि वहां से यहां तक अपने आप को खींच लाई। जहां पर उसे गोली लगी थी उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर आ गई थी। उसके बाद उसे चला नहीं गया, वो गिर गई और फिर मर गई। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 घंटे के अंदर हमने 2 टाइगर मार दिए थे और जब इस बारे में गांव वालों को मालूम चला, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नाच नाच के उनका बुरा हाल हो गया। अब उस टाइग्रेस को वहीं लाया गया जहां पर इस टाइग्रेस का साथी मरा पड़ा था। दोनों को पास में ही लिटा दिया गया। आस पास में थिरक रहे थे गांव वाले। अब वो लोग इन टाइगर्स को कहीं जूते से मार रहे थे, कहीं डंडियों से मार रहे थे। ये उनका गुस्सा था, बदला लेने का तरीका था। उनकी महंगी महंगी भैंसें इन टाइगर्स ने चुरा ली थी। धीरे धीरे गांव वाले थक गए। अब उन्हें जाना था अपने घर, अपने काम पर। धीरे धीरे वो वहां से जाते गए, चले ही गए। उनका दुख, उनका उत्साह सब मैं समझ पा रहा था। गांव वालों के लिए भैंसें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी आजीविका का साधन होती हैं, और एक के बाद एक जब इतनी भैंसें टाइगर्स मार रहे थे, उनका दुख, उनका गुस्सा जायज़ था। मुझे खुशी है कि उन कैटल लिफ्टर्स टाइगर्स में, जो कि गांव वालों के अंदाजे में 12 थे, 2 हमने मार दिए थे। उनका दुख कुछ तो कम हुआ होगा। अब जो मेरा प्रोग्राम था उसके हिसाब से मुझे वहाँ से जाना था। उसके बाद दाबोरा मैं 2 बार आया, कई बार आया, कई टाइगर मारे, कई मिस किए, लेकिन वो अलग कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइगर जो कि कैटल लिफ्टर बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा हिम्मती बन जाते हैं, और उन्हें मारने में जो एफर्ट लगते हैं वो आपके शिकार के एडवेंचर को कई गुना बढ़ा देते हैं। एक मेरे मित्र थे जो कि मेरे रिश्तेदार भी थे, जो कि थे यंगेस्ट कुंवर ऑफ डूंगा। उन्होंने एक बार ये बात डिस्कवर की थी दून वैली में। एक बार वो अपनी जीप में जा रहे थे, उस टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जा रहे थे जो कि हरिद्वार और देहरादून के बीच में आतंक मचा रहा था। उसके अंदर जो खून की प्यास थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और ना ही रुक रही थी पालतू मवेशियों की मौत जो कि हो रही थी उस टाइगर के हाथों में। अब थोड़ी सी अपनी जीप को उन्होंने ऑफ रोडिंग में उतारा और उस जगह पर लेके गए जहाँ पर बहुत सारे मवेशी चर रहे थे और गांव वाले चरवाहे उनकी रखवाली कर रहे थे। उन्होंने उन चरवाहों से उस टाइगर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाही, लेकिन वो चरवाहे ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाए, या यूं कहे कुछ भी जानकारी नहीं दे पाए। एक चरवाहा मछली पकड़ने का मास्टर था, ये बातों ही बातों में इन्हें मालूम चल गया। अब जब वेंड और सच्चू, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उन्हें इसी नाम से बुलाता था, एक बार तहकीकात के लिए निकल रहे थे अपनी जीप में, तभी उन्हें जंगल से दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। दहाड़ के बाद किसी जानवर की आवाज़ भी आ रही थी। आवाज़ को सुन के ये मालूम चल रहा था कि यह गला घुटने की आवाज़ है, और ये आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जहाँ पर जानवर चरते थे। वहाँ पर जब मैं ये जल्दी से वहाँ पहुँचे और आनन फानन में भागते हुए चरवाहे इन्हें नजर आ गए। अब सच्चू को उस टाइम तक टाइगर के बारे में ज़्यादा आइडिया था नहीं। वो थोड़ा घबराया और रोमांचित था। तभी एक चरवाहे ने बोला कि कल आप जिस कैटल लिफ्टर टाइगर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, इस वक्त वो यहीं पर है और अभी अभी उसने एक मवेशी को मारा है। तो टाइगर की दहाड़ के बाद जो चोकिंग साउंड आई थी वो उस मवेशी के मरने के पहले संघर्ष की आवाज़ थी। सच्चू अपने उस कैंप में वापस आ गया जहाँ पर उसके बाकी साथी थे। उसने और शिकारियों को भेज दिया कि जाके उस मरे हुए मवेशी को लोकेट करो और उसके पास में बांध दो एक मचान। अब वो शिकारी शाम के टाइम लौट के आए कि वो टाइगर ने उस गाय को काफ़ी अंदर घसीट लिया है झाड़ियों में।
जहाँ पर मारा था वहाँ से करीब 300 मीटर अंदर, वहाँ पर एक ऊंचे पेड़ पर हमने मचान बांध दिया है। टाइगर ने उस गाय को काफ़ी खा लिया है, लेकिन अभी उसे खाने के लिए दोबारा आएगा और आज पूरी संभावना है कि मचान पर बैठ के आपकी मुलाकात हो जाएगी उस टाइगर से। सच्चू फौरन वहाँ के लिए रवाना हो गया क्योंकि वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन उस रात टाइगर वहाँ पर आया नहीं। उजाला होने का इंतजार कर रहा था सच्चू। उजाला होने के बाद वो नीचे उतरा, चल पड़ा अपनी जीप की तरफ। लेकिन तभी मचान के पीछे से उसे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वो भारी कदमों की आवाज़ उसके पीछे से दूर जा रही थी। थोड़ी देर बाद दूर टाइगर उसे झाड़ियों के बीच से जाता हुआ नजर आया, उस शिकार की तरफ। वो केवल टाइगर की झलक दिखी थी। अब सच्चू ट्रिगर पर उंगली रख के टाइगर का इंतजार कर रहा था कि वो नजर आए और उसे वो अपना निशाना बनाए। टाइगर भी सच्चू की प्रेजेंस को भांप चुका था। दूसरा कोई टाइगर होता तो वो वहां से चला जाता, लेकिन ये था कैटल लिफ्टर टाइगर, और कैटल लिफ्टर टाइगर बोल्ड होते हैं। वो वहीं रुक गया था, एक झाड़ी के पीछे। अब समय बीतता जा रहा था। सच्चू को कुछ अंदाजा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि क्या जो उसने देखा वो उसके दिमाग की एक कल्पना थी। अभी सच्चू थोड़ा सा ही असावधान हुआ था कि दो पेड़ों के बीच से उसे टाइगर का सर नजर आया। बॉडी पेड़ के तने के पीछे थी। तभी टाइगर ने जल्दी से उस गाय को कंधे से पकड़ा, उठाया और कुछ ही सेकंड में लेके चला गया घनी झाड़ी के अंदर। सच्चू को लगा कि उसके पास एक मौका है। उसने निशाना लगाया। वो गोली ही चलाने वाला था कि टाइगर ने अपने दांतों से गाय को छोड़ दिया, खुद घनी झाड़ी में चला गया। टाइगर फिर आया। गाय का जो हिस्सा झाड़ी के बाहर था उसे वापस खींचने के लिए सच्चू ने गोली चला दी। गोली मिस हो गई। टाइगर मवेशी को छोड़ के भाग गया। कैंप में आके बाकी शिकारियों को सच्चू ने अपनी दास्तान सुनाई कि कितना मुश्किल था उसे ट्रेस करना। रात में वो आया नहीं, दिन में आया, दो तीन झलक दिखा के गायब हो गया। अब वो जो चालाक शिकारी थे उन्हें एक प्लान सूझा। उन्हें मालूम था कि ये कैटल लिफ्टर बहुत ज़्यादा बोल्ड है। तो जब सच्चू दिन में वहां गया उस टाइगर पर निगाह रखने के लिए, तो देखा उसके शिकारियों ने गाय को झाड़ी से खींच के बाहर निकाला हुआ था और ठीक मचान के नीचे डाल दिया था। सच्चू को इस बात का शक था कि टाइगर वहां पर आएगा, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा था कि आदमियों ने उसके शिकार को डिस्टर्ब किया है। लेकिन शिकारियों का कहना कुछ और था और ये बात थोड़ी देर में ही मालूम चल गई। वो टाइगर फिर वापस आया। उसने देखा कि उसका शिकार वहां पर नहीं है। बदली हुई परिस्थितियों पर उसने विचार किया, झाड़ी से झांका, देखा गाय कहाँ पड़ी है। अब उसने फैसला किया कि वो तो बोल्ड है, वो फिर जाएगा, अपनी गाय को, अपने अधिकार को वापस खींच के लाएगा झाड़ी में। जैसे ही वो टाइगर बाहर निकला और सच्चू की निगाह उस पर पड़ी, सच्चू ने लिया निशाना। जैसे ही ट्रिगर दबाया, कुछ ऐसा हुआ जैसा हो जाता है तो निर्भर करता है कि कौन बचेगा, शिकार या फिर शिकारी। कहीं शिकारी खुद शिकार तो नहीं बन जाएगा। सच्चू ने जैसे ही ट्रिगर दबाया था, राइफल का शॉट मिस फायर हो गया था। उसकी क्लिक की आवाज को सुन के टाइगर ने ऊपर सिर उठाया, सच्चू की तरफ देखा। टाइगर सच्चू की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब कैसे बचोगे बच्चू। टाइगर के देखने की वजह से शॉर्ट टर्म पैरालिसिस हो गया था सच्चू को। वो हिलने की भी स्थिति में नहीं था। वो ये भूल गया था कि उसकी सेकंड बैरल में एक बुलेट और है। अब टाइगर ने एक छलांग मारी, उस गाय को अपने जबड़ों में दबाया और छलांग मारते हुए झाड़ी की तरफ चला गया। इतना दुस्साहस केवल एक कैटल लिफ्टर टाइगर ही दिखा सकता है। सच्चू को तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने टाइगर शिकार को ले गया है। अभी भी सिर्फ 50 मीटर दूर झाड़ियों में बैठ के उसे खा रहा है, आवाजें निकाल निकाल के। आधे घंटे तक सच्चू वहीं बैठा रहा क्योंकि टाइगर के भोजन करने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद टाइगर वहां से चला गया। फिर सच्चू भी नीचे आया, बुझे मन से अपनी जीप पर बैठा और कैंप वापस आ गया। अब सच्चू ने सोचा कि घर में घुस के मारूंगा। उस जगह पे जहाँ ये टाइगर रहता है एक पेड़ था, उसके आसपास इसकी गुफा बताई जाती थी। हाथी पर बैठ के सच्चू वहां पहुंचा। जैसे ही उस पेड़ के नजदीक पहुंचा, एक जबरदस्त दहाड़ ने हाथी के पैर रोक दिए। महावत ने हाथी को दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब की बार टाइगर ने चार्ज कर दिया हाथी के ऊपर। वो बेचारा हाथी, जिसकी की ट्रेनिंग भी कभी ठीक से नहीं हुई थी, अपनी पूंछ को उठा के वापस भाग खड़ा हुआ। टाइगर भी दहाड़ते हुए पीछे आ रहा था, जब तक कि हाथी
जंगल के बाहर नहीं आ गया। झाड़ी के किनारे आके टाइगर बैठ गया। वो देख रहा था कांपते हुए डरे सहमे हाथी की तरफ। उसके 2 दिन के बाद टाइगर ने फिर एक पशु को मारा। अब की बार सच्चू दोबारा बैठा। सच्चू ने टाइगर को गोली मार दी बिना किसी दिक्कत के। सच्चू को केवल एक टाइगर मिला था, लेकिन जो आनंद, जो दहशत उसे आई थी, सच्चू का कहना था कि ये 1000 टाइगर मारने के बराबर है। जो थ्रिल, जो रोमांच आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।